हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं वैदिक पीरियड का लेटर वैदिक एरा। ठीक है, कल के वीडियो में हमने क्या करा था, वैदिक पीरियड ही करा था, लेकिन अर्ली वैदिक एरा। वैदिक पीरियड जो है वो दो भागों में है, टाइम इंटरवल के हिसाब से दो भागों में है। एक है अर्ली वैदिक एरा और एक है लेटर वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा जो है वो 1500 से लेके 1000 BC तक है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये है अर्ली वैदिक एरा का। और ये 100 से लेके 600 BC तक वाला, 1000 से लेके 600 BC तक वाला जो टाइम पीरियड है वो है लेटर वैदिक एरा। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक एरा है और आज हम उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं कि जो कल हमने देखा था ना अर्ली वैदिक एरा में, तो उसी में से उसको अंतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल हमने रिलीजियस वाला देखा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या था। कल वाला तो पता है उसमें क्या था, तो आज देखेंगे उसी के पर्सपेक्टिव से कि अब लेटर वैदिक एरा में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, चलो। तो लेटर वैदिक एरा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे लेटर ऋग वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा जो था, सॉरी आवाज़ के लिए, अर्ली वैदिक एरा जो था उसको कहते थे हम ऋग वैदिक एरा। उसको ऋग वैदिक एरा कहते थे। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना लिटरेचर्स लिखे गए थे, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा। तो जो ऋग वेद लिखा गया था वो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। और जो ऋग वेदा लिखा गया था, ऋग वेदा, वो अर्ली वैदिक के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वेदा पीरियड भी बोलते हैं। ओके, और बाकी सब जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब जो है, अथर्ववेद, ये सब लेटर वाले में लिखा गया है। ठीक है, तो और इसी वजह से ये भी कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक एरिया के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ऋग वेदा से मिलती है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अर्ली वैदिक एरा के बारे में। ठीक, तो लेटर वैदिक एरा को लेटर ऋग वैदिक एरा भी बोलते हैं, आयरन फेज भी बोलते हैं। कल हमने कहा था ना कि आयरन एज जो आया था वो आया था 1200 से लेके 500 BC तक में आया था। तो ऐसे ही इसको इसमें डाल सकते हैं कि लेटर वैदिक एरा में ही आयरन फेज आया है। 1200 से लेके 500 BC तक में आ रहा है एवरेज, तो इसमें ही डालेंगे लेटर वैदिक एरा में ही। ठीक है, तो लेटर वैदिक एरा को आयरन फेज भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा आयरन में किस चीज़ का यूज़ होता था? एक्स का। ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक एरा में एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बनता है। अर्ली वैदिक में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको अंतर करके देखते हैं। अर्ली वैदिक में क्या हमने ऑक्यूपेशन पढ़ा था? पेस्टोरल लाइफ था, एनिमल हस्बेंड्री था और एग्रीकल्चर। तो मेनली उनका पेस्टोरल लाइफ था, मेनली उनका काम क्या था? एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन काम था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर था। लेकिन लेटर वैदिक एरा में आने पर एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पर हो जाता है। अब एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियस सी बात है कि खोदने के लिए, सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स की। तो एक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता था आयरन फेज के टाइम पे, लेटर वैदिक एरा के टाइम पे। ठीक है, इसको पेंटेड ग्रे वेयर हाउस भी बोलते हैं लेटर वैदिक एरा को। क्योंकि पेंट से बना हुआ, पेंटेड ग्रे कलर का पेंटेड यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा मिला था, वेयर फेस। तो ग्रे कलर का पेंट किया हुआ बर्तन यहाँ बहुत ज़्यादा मिला था लेटर वैदिक एरा में, इसलिए इसको पेंटेड ग्रे वेयर फेस भी बोलते हैं। रेड वेयर फेस भी बोलते हैं क्योंकि रेड कलर का भी मिला था। और बॉल और डिशेस, देखो रेड वेयर फेस जो होता था, रेड जो वेयर्स होते थे, रेड कलर के जो होते थे, उसको तो कॉमन लोग यूज़ करते थे, कॉमन पीपल। लेकिन जो ग्रे वाले होते थे उसको नोबल्स लोग, हाई क्लास लोग उसको यूज़ करते थे। और बॉल्स को, डिशेस को, इस सब को हाई क्लास जो लोग थे लेटर वैदिक एरा में, वो लोग यूज़ करते थे इसको। तो ये यहाँ तक में ये समझ में आ गया। ये सब नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमने क्या देखा था कल? आर्यंस को हम लाए थे ना, तो आर्यंस जो थे वो आ रहे थे इधर से, हिंदू कुश, ऐसे खाइबर पास से होते हुए ऐसे हिंदू कुश में उन्होंने एंटर किया था। तो स्टार्टिंग में जब ये आए थे अर्ली वैदिक एरा में, आर्यंस जो थे वो वेस्टर्न पंजाब तक ही आए थे। मतलब अर्ली वैदिक एरा में जो आर्यंस थे वो वेस्टर्न पंजाब से, मानो कि ये पंजाब है तो इस एरिया तक वो थे। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और धीरे धीरे लेटर वैदिक एरा में आते आते
ये जो आर्यंस थे अपने आप को एक्सपैंड किए और ये अपने आप को इधर तक ले आए, मतलब अब कह सकते हो कि पूरे पंजाब में ये आ गए, ठीक है, पूरे पंजाब में आ गए। और इधर से इधर इधर आते आते पूरा ये गंगा यमुना जो दोअब वाला रीजन है, गंगा यमुना वाला रीजन है, इस सब को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया आर्यंस, ठीक है। सप्त सिंधु से आ रहे थे उधर ना, सप्त सिंधु कल हमने पढ़ा था कि 7 जो रिवर्स तक के नाम थे सप्त सिंधु एरिया में वो रहते थे, तो इधर वाले एरिया में रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया और ये पूरा गंगा यमुना जो दोअब वाला रीजन है वहाँ भी हो गए। तो ये पूरा एरिया को फिर कहा गया, जहाँ पे आर्यंस रहते थे, ये पूरे एरिया को कहा गया आर्यवर्ता, आर्यवर्ता, ठीक है, आर्यन से बना आर्यवर्ता। तो ये समझ में आ गया, ये आर्यंस का ये एरिया का दिखा रहा है ये। अब चलते हैं, कल जैसे हमने पढ़ा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो अब सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो कल में हमने क्या पढ़ा था, कल के वीडियो में कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट था, सबसे बेसिक यूनिट क्या था, फैमिली था, फैमिली था ना। फैमिली को क्या बोलते थे, कुला बोलते थे, कुल या फिर गृह बोलते थे। तो फैमिली जो था वो बेसिक यूनिट था। उसके बाद विलेज बना, फैमिली से फिर विलेज बना, विलेज से फिर विश या फिर जिसको क्लैन बना, है ना। क्लैन से फिर बहुत सारा क्लैन बन के ट्राइब बना, ट्राइब जिसको जन भी कहा जाता था। अब क्या हो गया यहाँ, ये तो अर्ली वैदिक एरा का था। अब बहुत सारा जन मिलके एक जनपद बनने लगा। बहुत सारे जन को मिला के एक जनपद बनने लगा, मतलब ऐसे 2-3 जन को मिला के एक जनपद बना दिया, ठीक है। तो अब जनपद बनने लगा लेटर वैदिक एरा में। तो फॉर एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट जनपद बने थे, कुरु जनपद, एक पंचाल जनपद, ठीक है। लुक, हाँ चलो ठीक है, टेरिटोरियल अथॉरिटी यहाँ पे आने लगा। देखो अर्ली वैदिक एरा में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके जानोगे तो समझ में आएगा कि इसको लेटर क्यों बोलते हैं। अर्ली वैदिक एरा में जो था उसमें पेस्टोरल लाइफ था, एनिमल हस्बेंड्री मेन काम था। वो मतलब एक जगह सेटल नहीं होते थे जल्दी, वो लोग सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे ज़्यादा। लेकिन लेटर वैदिक आते आते ले एग्रीकल्चर मेन पर्पस हो गया। अब एग्रीकल्चर होगा तो अब कॉमन सेंस है कि वो सेटलमेंट अब ये लोग करेंगे, ज़्यादातर ये लोग सेटल होंगे, एक जगह पे ठहरेंगे, है ना। तो अब ठहरेंगे तो इससे क्या पता चलता है, पहले जो ट्राइब के जो राजन होते थे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि ये राजन जो है यहाँ तक सीमित है, इसका जो किंगडम है यहाँ तक का सीमित है, यहाँ के राजन है वो, या फिर यहाँ के राजन है वो, नहीं, वो उनका पता ही नहीं कि उनका टेरिटरी है कहाँ तक, वो एक जगह पे रह ही नहीं रहे। तो लेकिन यहाँ पे आते आते लेटर वैदिक में आते आते ये लोग सेटल होने लगे एक जगह, ठीक है। एग्रीकल्चर होता था जिस वजह से सेटलमेंट होने लगा तो एक किंगडम बनेगा कि देखो भाई यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो इस राजा के अंदर आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इस राजा के अंदर आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो टेरिटरी है वो इस राजा के अंदर आता है। तो अब क्या होने लगा, लेटर वैदिक एरा में टेरिटोरियल अथॉरिटी होने लगा। समझ में आ गया, जनपद बन रहा है और एक टेरिटोरियल अथॉरिटी हो रहा है, ठीक है, लेटर वैदिक एरा में। और राष्ट्र का इमर्ज हुआ, राष्ट्र बनने लगा, जनपद को मिला के एक राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र बनने लगा, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब जो किंग थे, किंग यहाँ पहले पढ़ो, किंग थे पहले अर्ली वाले में क्या बोलते थे, किंग राजन बोलते थे ना, राजन बोलते थे। और वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, मतलब उनको चुना जाता था। किस में चुना जाता था, समिति में, सभा समिति था ना, ट्राइबल काउंसिल, तो समिति में चुना जाता था जिसमें कॉमन लोग अटेंड करते थे। तो राजन वहाँ पे जो था हेरिडिटरी नहीं था, मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको बनाया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एरा में जो किंग थे उनको सम्राट कहा जाने लगा और वो हेरिडिटरी हो गए, मतलब अब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा होगा। और जो किंग को जो असिस्ट करेगा, वहाँ पे असिस्ट कर रहे थे अर्ली वाले में भी, यहाँ भी असिस्ट करेंगे। अकेले तो किंग काम करेगा नहीं इतना बड़ा टेरिटरी में, तो उनको असिस्ट कौन करता था, प्रेस्ट, जिसको प्रेस्ट को बोलते हैं पुरोहित, प्रेस्ट को बोलते हैं पुरोहित। कमांडर इन चीफ असिस्ट करते थे सम्राट को, जिनको बोलते हैं कमांडर इन चीफ को सेनापति। और इनके पास क्या होती थी, स्टैंडिंग आर्मी। अब ये हमने क्यों कहा, क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। उनके राजा के पास आर्मी होती थी, लेकिन वो एक स्टैंडिंग
स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, यहाँ पे आते आते लेटर वैदिक में आते आते एक स्टैंडिंग आर्मी बनने लगी, ठीक है। और क्वीन जो थी वो भी राजा को, सम्राट को असिस्ट करती थी। क्वीन को कहा जाता था महिषी, ये सब याद रखना, ये सब पूछा जाता है कि टर्म्स ये सब, महिषी। और नोबल्स जो पीपल थे वो असिस्ट करते थे। ये भी था, सभा समिति भी था, ये नहीं कि हट गया था, लेकिन सभा समिति भी था, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। इनका जो डोमिनेंस था सभा समिति का वो कम हो रहा था और नोबल्स का डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था। सभा समिति क्या था एक तरीके से, इससे क्या पता चलता है कि सभा समिति, इसका मतलब राजा का जो पावर है वो कम है। क्यों? क्योंकि लोग भी उनके जो भी वो काम करेंगे, जो भी वो चीज़ें करेंगे, तो लोग के हित में करना पड़ेगा उनको। क्यों? जैसे अभी सोच लो ना, अभी लोकसभा राज्यसभा, वैसे मान लो जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपनी मर्जी से कुछ लॉ तो नहीं बना सकते हैं, सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव, ये सब हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे फेवर में वो बात करेंगे। तो सेम ही वैसे कनेक्ट कर लो इसको कि सभा समिति है, कॉमन पीपल है, राजा को इलेक्ट कर रहे हैं, तो राजा के पास पूरा पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता, लेकिन यहाँ पे नोबल्स का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया, सभा समिति कम होने लगी, जिससे क्या पता चलता है कि राजा का जो पावर था वो बढ़ने लगा, राजा अपनी मनमानी कर सकता था, क्योंकि सभा समिति का जो पावर था, सभा समिति में जो लोग होते थे, कॉमन लोग, लर्नड मैन, उनका पावर कम होने लगा, तो राजा अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। और नोबल्स जो होते थे वो तो राजा की तरफ रहेंगे। और अब वुमेन आर नॉट अलाउड टू सभा समिति। अब जो थे अर्ली वैदिक में हमने क्या कहा था कि वुमेन था, तो वहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी था, वहाँ भी पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन अर्ली वैदिक में था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होते हुए भी वुमेन का जो पोजीशन था वो हाई था, अच्छा खासा पोजीशन था, न सती होता था, न चाइल्ड मैरिज होता था, और वुमेन जो थी वो स्कॉलर्स भी बनती थी, सभा समिति में भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन लेटर वैदिक आते आते ये जो वुमेन का जो पोजीशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। अब वुमेन को अलाउड नहीं था कि सभा समिति में वो पार्टिसिपेट कर सकती है, कॉमन वुमेन को अलाउड नहीं था, लेकिन अभी भी नोबल्स जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन कॉमन वुमेन को अलाउड नहीं था। मतलब अर्ली वैदिक के कंपैरिजन में लेटर वैदिक में वुमेन का जो पोजीशन है वो धीरे कम हो गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। सोशल लाइफ एंड इकोनॉमी, अब ये देखते हैं। सोशल पहले भी यही था पैट्रियार्कल, अभी भी पैट्रियार्कल है, मतलब कि जो सोसाइटी है वो मेन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ठीक है। और ये अभी लेटर वैदिक एरा में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी और भी रिजिड हो गया, मतलब वुमेन को और कम पार्टिसिपेशन मिला। अब देखते हैं ये फोर फोल्ड डिवीजन। फोर फोल्ड डिवीजन हमने अर्ली वैदिक एरा में भी पढ़ा था कि फोर फोल्ड डिवीजन था, फोर फोल्ड डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो था वो रिजिड नहीं था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बताया था ना, वो रिजिड नहीं था। लेकिन यहाँ आते आते लेटर वैदिक में आते आते ये हेरिडिटरी बन गया, मतलब अब ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शूद्र का जो बेटा है वो शूद्र ही बनेगा, चाहे वो कितना ही पढ़ लिख के वो क्यों न बन गया, अच्छा खासा स्कॉलर क्यों न बन गया, फिर भी वो शूद्र ही कहलाएगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, ठीक है। ये हेरिडिटरी बन गया। फोर फोल्ड डिवीजन समझ में आ गई। गोत्र सिस्टम, अब लेटर वैदिक एरा में एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, गोत्र सिस्टम। और ये गोत्र सिस्टम जो सबसे पहली बार ये कहाँ मेंशन किया गया? ऋग्वेदा में, फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा। गोत्र सिस्टम समझ सकते हो, गोत्र का मतलब वंश, कहते हैं ना कि हम दादी के ऐसा दादी का दादी, दादी की दादी, ऐसे दादी की माँ, ऐसे ऐसे करके एक वंश बनता है, तो वो एक गोत्र मतलब वंश समझ में आ गया। चलो, हाउस जो बने होते थे यहाँ मड के बने होते थे, हाउस ऑफ मड, नॉट बर्न्ट ब्रिक्स। अब ये बताओ बर्न्ट ब्रिक्स से कहाँ घर बनते थे? याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो घर बनते थे वो बर्न्ट ब्रिक्स से बनते थे, लेकिन यहाँ लेटर ऋग्वेदा में बर्न्ट ब्रिक्स से नहीं बन रही। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये सब याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जब इंडस वैली में बन रहा होगा तो यहाँ भी तो बन ही रहा होगा, ऐसा वाला कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि वहाँ बन रहा था, इधर नहीं बन रहा है। नगर का कॉन्सेप्ट आया लेटर वैदिक एरा में। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, अभी हमने बताया एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। और अर्ली वैदिक एरा में सबसे मेन था एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंड नंबर पे एग्रीकल्चर था। और भी ऑक्यूपेशन थे, पोट्री भी था, ट्रेड भी करते थे ये लोग, बहुत भी चीज़ें करते थे, ठीक है। ट्रेजर,
ट्रेजर्स को ये सब टर्म्स याद रखना। ट्रेजर जो ट्रेजर्स होते थे उसको कहते थे संघित्री, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे, जो टैक्स कलेक्टर थे उन्हें बोलते थे भागदूधा। भागदूधा इसको कैसे याद कर सकते हो? भाग, कोई भी टैक्स कलेक्ट करने आता था तो वो लोग भाग जाते थे, अरे भागो रे भागो, टैक्स कलेक्ट करने आ गया, टैक्स लेने आ गया। तो भाग से याद रखना भाग, अरे भागो रे भागो, टैक्स कलेक्ट करने आ गया। ठीक है, यहाँ तक में और ऊपर तक में आई डोंट थिंक, ऊपर तक में सब तो मतलब कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। चलो अब चलते हैं रिलीजियस लाइफ पे। ये सब चीज़ें तो बता दी हमने कि जो वुमेन वो अलाउड नहीं थी सभा समिति में। और हाँ, यहाँ पे लेटर वैदिक एरा में चाइल्ड मैरिज जो था वो स्टार्ट हो गया था। अर्ली में चाइल्ड मैरिज नहीं था और सती भी नहीं था, लेकिन लेटर ऋग्वेदा में, लेटर वैदिक एरा में सती प्रैक्टिस भी होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलो अब चलते हैं रिलीजियस लाइफ। एक चीज़ और, ये इसमें जो थे 4 डिवीजन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये एक पहनते थे एक सैक्रेड थ्रेड, पवित्र कोई थ्रेड पहनते थे। इनको ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को पहनना अलाउड था, वोर सैक्रेड थ्रेड, लेकिन शूद्र को अलाउड नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण कौन होते थे? जो प्रिस्ट वगैरह, जो पंडित वगैरह, वो ब्राह्मण में हो जाएंगे, ब्राह्मण में हो जाएंगे। क्षत्रिय जो कि सेनापति, जो लड़ाई में है, युद्ध में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्षत्रिय। वैश्य कौन होते थे? जो एग्रीकल्चर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, स्कॉलर्स जब जो होते थे, टीचर्स वगैरह, वो सब वैश्य में आ जाएंगे। शूद्र कौन होते थे? जो ये तीनों की सेवा करते थे। ठीक है, इनका नौकर कह सकते हो, उनको शूद्र कहा जाता था, सबसे नीचा वाला शूद्र। ठीक है, चलो रिलीजियस लाइफ चलते हैं। रिलीजियस लाइफ कैसा था? यहाँ पे जो होता था, किंग यूज टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस टू स्ट्रेंथन हिज पावर। तो जो राजा होते थे वो बहुत टाइप के यज्ञ करवाते थे, रिचुअल्स करवाते थे। सेक्रीफाइस मतलब बलि देते थे। क्या करने के लिए? क्या दिखाने के लिए? अपने पावर को स्ट्रेंथन कर, अपने पावर को दिखाने के लिए और अपने पावर को मजबूत करने के लिए वो रिचुअल्स करते थे, वो बलि दिलवाते थे, ये सब बलि। ठीक है, ये सब करते थे। अब देखते क्या क्या, कौन कौन से यज्ञ ये लोग करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स करते थे राजा। इंपॉर्टेंट जो है राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ। ठीक है, राजस्व यज्ञ एक कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है। कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी ये किया जाता था कि दिखाने के लिए कि अब कौन राजा बनेगा। जैसे कि राजा, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो राजा है, ठीक है, अब उसको राजा बनाना है अपने बेटे को, तो वो जो राजा बनाएगा अपने बेटे को, तो एक सेरेमनी करवाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि अब हमारा बेटा राजा बन रहा है। तो ये दिखाने के लिए राजस्व यज्ञ होता था, और उस यज्ञ में उस बेटे को, अपने बेटे को वो राजा बनाते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अश्वमेध यज्ञ टू एक्सप्रेस कंट्रोल ओवर एरिया। अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्व से क्या लग रहा है? घोड़ा। तो इसमें क्या होता था? घोड़ा को छोड़ दिया जाता था कि दौड़ो जहाँ तक दौड़ सकते हो, घोड़ा को दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। और वो घोड़ा जहाँ तक दौड़ता था, जितना एरिया तक वो कवर करेगा दौड़ते दौड़ते, उतना एरिया को राजा अपने अंडर ले लेता था कि यहाँ तक घोड़ा दौड़ा है, मतलब ये जो एरिया है अब वो मेरा है, अब वो मेरा किंगडम है। ठीक है, और फिर उसके बाद उस घोड़े को जहाँ तक वो दौड़ गया खत्म, उस घोड़े को उसके बाद बलि दी जाती थी, मतलब उसके बाद उसको मार दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ ये हो गया। वाजपेय यज्ञ या फिर चैरियट रेस, वाजपेय यज्ञ या फिर चैरियट रेस, ये तो विंड रेस ये होता था। ये नाम से लग रहा है चैरियट रेस हो रहा है, और इसमें दिखाया जाता था कि कौन बड़े बड़े जो राजा हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उसको इसमें दिखाया जाता था। ठीक है, अभी लोग भगवान की पूजा किसको करते थे? देखो अर्ली वैदिक में क्या इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे, सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे, फिर अग्नि थे, फिर कौन थे? वरुण। तो अब लेटर वैदिक एरा में इंद्र, अग्नि और वरुण की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होने लगी, कह सकते हो खत्म ही हो गई। अब दो इम्पोर्टेंट गॉड लेटर वैदिक एरा में इमर्ज हुए, एक थे प्रजापति और एक थे विष्णु। प्रजापति को क्रिएटर कहा गया और विष्णु को प्रोटेक्टर, जो लोगों को बचाए। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। तो ये खत्म हो गया हमारा लेटर वैदिक एरा, और कल हम करेंगे वैदिक लिटरेचर सारा, जो
ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब ब्राह्मण, आर्यंस, उपनिषद, ये सब हम कल के वीडियो में देखेंगे। सारा एक ही वीडियो में कल कर लेंगे, वैदिक लिटरेचर, सारा लिटरेचर, ठीक है। और आज के लेक्चर से अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे पूछो, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछो और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमने पॉलिटी ख़त्म कर दी है, ठीक है, पॉलिटी पूरा ख़त्म हो चुका है। आप जाके चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, आप वहाँ पे देख सकते हो। और हमने जो पॉलिटी को ख़त्म किया है, ऐसे ख़त्म किया है कि हमने 90% पॉलिटी को ट्रिक से याद किया है, ठीक है। जो भी कमिटीज़, कमीशन, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सब चीज़ें सबको हमने ट्रिक से किया है, तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। और आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना, ठीक है। और तब ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।